नमस्ते बच्चों, आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की विद्युत धारा चैप्टर जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसी को आगे पढ़ेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने नोटबुक को साथ में जरूर रखें और जो हम पढ़ा रहे हैं उसे नोट जरूर करें। ठीक है, चलते हैं बोर्ड पे और आगे क्लास शुरू। 12 का भौतिक विज्ञान विषय में भौतिक विज्ञान आप लोग सब नोट भी करते रहे साथ में, तभी आपको कुछ पढ़ने से फायदा हो पाएगा। विद्युत धारा का चैप्टर पिछली कक्षा में आपने कुछ बातें सीखी थी, पढ़ी थी। आशा है आपने घर पे भी उसे पढ़ा होगा। देखते क्या क्या पढ़ा था आपने। तो विद्युत धारा में अभी तक जो हमने सीखा था, विद्युत धारा किसे कहते हैं। आप अपने दिमाग में इसको थोड़ा सा रिमाइंड करें कि क्या सीखा था आपने, विद्युत धारा किसे कहते हैं। क्योंकि अभी समय उतना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप अपने दिमाग में साथ साथ सोचते रहेंगे। हम कह रहे थे आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। याद आ रहा होगा आपको, फॉर्मूला हमने लिखा था I = डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और इससे मात्रक क्या बनाया था, Q आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। एक कूलाम प्रति सेकंड को हम एम्पियर कहते हैं। ये भी आपने डिटेल में पढ़ चुके हैं कि एक एम्पियर की परिभाषा क्या बनेगी। अब बच्चों थोड़ा सा आपको एक जानकारी के लिए एक चीज बताऊंगा कि जो भी मात्रक होते हैं और वो किसी वैज्ञानिक के नाम पे हैं, तो उनको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। देखो, एम्पियर को कैपिटल A से लिखते हैं, जैसे कूलाम कैपिटल C से। तो आपने नोट किया होगा, कहीं पे कैपिटल में लिखा रहता है, कहीं पे स्मॉल में। तो जो भी, जैसे न्यूटन लिखते हैं हम तो कैपिटल N। तो जो भी वैज्ञानिक के नाम से जो होते हैं उनके पहले अक्षर कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। थोड़ा सामान्य जानकारी के लिए आपको मैंने बताया। उसके बाद हमने पढ़ा था विद्युत धारा की दिशा। इसमें हम समझ चुके थे कि धनावेश के प्रवाह की दिशा में तथा ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित की दिशा होती। उसके बाद हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठा था बच्चों कि अगर विद्युत धारा का परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, दिशा भी हम बता रहे हैं, दिशा हो रही है इसमें, तो फिर विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि। और पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा अदिश राशि। वैसे आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि टेंसर क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल अदिश राशि। अदिश क्यों है? क्योंकि ये सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करते, योग के नियम का पालन नहीं करते। इसलिए ये सब हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ। आप घर में उसको रिमाइंड करें। उसके बाद लास्ट जो हमने पढ़ा था, इसमें आवेश वाहक धातुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। नोट करते जाएंगे साथ साथ में। आवेश वाहक धातुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। द्रव व विद्युत अपघट्यों में धन तथा ऋण आयन होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और अर्धचालक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन तथा कोटर, और गैसों में धन आयन तथा इलेक्ट्रॉन। ये सब आप पिछली कक्षा में समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे, ये हमने यहां से शुरू करेंगे, धातुओं में इलेक्ट्रॉन। और आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो चैप्टर टॉपिक्स हैं उन्हीं के आधार पर हम आगे पढ़ रहे हैं। तो आप घर में जाके बुक से भी अपना रेफरेंस ले सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक जो आपकी क्लास में चलती। तो आज हम सीखेंगे चालकों में विद्युत धारा, पहली चीज। दूसरा, उसी से रिलेटेड अनुगमन वेग या अपवहन वेग। और तीसरा, ओम का नियम। बच्चों, ये जो चालकों में विद्युत धारा और अनुगमन वेग तथा अपवहन वेग का कॉन्सेप्ट अगर हम समझ जाएंगे तो इस पूरे चैप्टर का सार इसी कॉन्सेप्ट के पीछे। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया और हम अपनी डेली लाइफ में भी ये बहुत सारी चीजें देखते हैं, बड़ी ही मजेदार चीजें, अभी हम इसको समझेंगे। चालकों में विद्युत धारा, और चालकों में भी हम जो बात करेंगे आज, वो बात करेंगे धात्विक चालक की। साथ साथ नोट करते जाएंगे आप। चालकों में विद्युत धारा ये पढ़ना है हमने। उसके बाद अनुगमन वेग या अपवहन वेग, अंग्रेजी में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओम का नियम, ओम्स लॉ,
ये कक्षा 10 में ओम्स लॉ आप थोड़ा सा सामान्य परिचय आपको हुआ है इस टॉपिक से। तो आगे बढ़ते हैं। चालकों में विद्युत धारा। चालक किसे कहते हैं ये आप लोगों को सबको पता होगा, कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा हुआ है। वे पदार्थ जो स्वयं में से आसानी से धारा प्रवाहित होने देते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो इसे हम कहते हैं चालक। लेकिन चालक अलग अलग, जिनमें भी धारा प्रवाहित हो रही है वो सब चालक हैं। अभी हमने आगे देखा था कि कौन कौन से आवेश वाहक हैं अलग अलग उसमें। यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो कहेंगे धात्विक चालकों की। धातु जैसा आपने देखा होगा तांबे का तार, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ये सारी धातुएं। हम ज्यादातर जो तार यूज करते हैं तांबे के तार होते हैं, वही हमारी डेली लाइफ में हम उसका प्रयोग करते हैं। तो धात्विक चालकों में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या बला है ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। वैसे आपको जानकारी होगी लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। सारे पदार्थ परमाणु से बने होते हैं और परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। ये सब आप लोगों को जानकारी है लेकिन थोड़ा सा सामान्य परिचय। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये बाह्यतम कक्षा जो होती है इसको कहते हैं संयोजी कक्षा। क्योंकि न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है, प्रोटॉन पे धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बल लगाएगा। जो सबसे दूर होगा, कूलाम के नियम से हम पता है दूरी के रेसिप्रोकल होता है फोर्स, जो दो आवेशों के बीच बल लगता है F(q1 q2 अपॉन r स्क्वायर) पढ़ा था हमने। तो दूरी जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना कम होगा। तो जो सबसे बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर नाभिक के कारण लगने वाला आकर्षण बल सबसे कम होगा। तो ये संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गई बैलेंस इलेक्ट्रॉन की। लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। धातुओं में या स्पेसिफिक धात्विक चालकों में सामान्य ताप पर, सामान्य रूम टेम्परेचर पर जो ये बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन था वो धातु के भीतर ही थोड़ा सा एनर्जी लेकर के, अभी देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन था और ये बाह्यतम कक्षा का संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब मैं अंदर की कक्षा में बना रहा हूं, ये बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा सा एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली, तो ये यहां से अपनी कक्षा को छोड़ करके, बाह्यतम कक्षा का संयोजी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके धातु के भीतर ही विचरण करने लगता है। इसी इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो क्या था पहले, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही ये संयोजी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा एनर्जी, सामान्य रूम टेम्परेचर पे भी, और खासकर धात्विक चालकों में तांबा, सोना, चांदी जो हम कह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा भी इसको एनर्जी मिलती है तो ये आराम से अपने धातु के अंदर ही अपनी कक्षा को, परमाणु की कक्षा को छोड़कर उसके अंदर गति करने लगता है। इसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो धात्विक चालकों में आवेश वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों अगर यहां पे से, जैसे मैं नाभिक को पॉजिटिव से दिखा रहा हूं क्योंकि उसमें प्रोटॉन होता है, धनावेश होता है, और यहां इलेक्ट्रॉन था। आपको पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी परमाणु में, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। लेकिन जैसे ही बाह्यतम कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन यहां से हट जाएगा तो हमारे पास बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन यहां से हट गया और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में गति करने लगा। तो हमारे पास क्या बचा, धनायन। ये है धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन अब गति करने लगा। पहले पूरा परमाणु था, इसको फिर से क्लियर कर लीजिए क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसमें। ये परमाणु था और मैं केवल बाह्यतम कक्षा का बता रहा हूं, बाकी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। बाह्यतम कक्षा का ये देखो, ये बाह्यतम कक्षा का संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अभी ये उदासीन है क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या बचा, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋणावेश। अब ऋणावेश चले जाएगा तो बाकी जो हमारे पास बचा रहेगा उसको धनावेश बोलेंगे। तो ये धनायन,
ऐसे हर परमाणु के साथ होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते रहेंगे, बाकी धनायन बचे रहेंगे उसमें। तो वे पदार्थ जो स्वयं में से आसानी से धारा प्रवाहित होने कर देते हैं और धात्विक चालक में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन आप समझ गए हैं, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, दिमाग में आप रिमाइंड करते रहे साथ में, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो इसलिए आप खुद से जवाब देते रहेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे ही जैसे ही अपनी कक्षा को छोड़कर धातु के अंदर ही स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हैं, अब उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब परमाणु में है बाह्यतम कक्षा में तो कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे ही परमाणु की कक्षा को, बाह्यतम कक्षा को छोड़ के धातु के अंदर ही वो विचरण करने लगेगा तो उसको कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। अंग्रेजी में कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बार बार आएगा बेटा, इसलिए इसको ध्यान रखना। अब आप सबको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मैं यहाँ पे, ये सोचिए कि आपके सामने एक तार है। आप इमेजिन कीजिए आपके सामने एक तार है, वो बाहर से प्लास्टिक का कवर लगा रहता है, उस पर अंदर तांबे का तार होता है। आप सब लोग अपने दिमाग में सोचिए कि आपके हाथ में तार है और उस पर कोई सेल, बैटरी वगैरह कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या उसमें करंट बहता है? क्या उसमें विद्युत धारा बहती है? आप लोगों का जवाब शायद होगा नहीं, नहीं बहती। अब मैं एक दूसरा प्रश्न पूछता हूं, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन? तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहती, लेकिन एक तार जो आपके सामने रखा हुआ है उस पर कोई बैटरी या सेल नहीं जुड़ा हुआ है, उसमें क्यों नहीं धारा बहती है? अगर उसमें बैटरी और सेल नहीं जुड़ा हुआ है तो उसमें धारा क्यों नहीं बहती है? तो उसको समझेंगे हम धात्विक चालकों में विद्युत धारा दो क्षेत्र में, एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में और दूसरा वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। ये थोड़ा सा अगर आपको वैसे टफ लग रहा होगा तो इसको ऐसे समझिए, ये तार है, तांबे का तार। एक बार इसमें दो स्थिति है, चित्र बना रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक में इसमें कोई बैटरी हमने कनेक्ट नहीं की हुई है, केवल सिंपल एक तार रखा हुआ है टेबल पे, और दूसरे में हमने बाहर से सेल जोड़ दिए। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें भी है और इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कैसे समझ। तो पहली स्थिति को हम देखते हैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो इस पे कोई सेल या बैटरी नहीं जुड़ी हुई। तब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो ताप ऊर्जा के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या बन जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु के पदार्थ के अंदर या धातु के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते रहते हैं। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराते हैं। अभी मैंने आगे समझाया था आपको कि यहां पे बच क्या जाएगा, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो धनायन बचेगा, तो वो उससे टकराते जाते हैं। इस तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन किसी से टकराता है, किसी से टकराता है। एक रैंडम मोशन होता है, यादृच्छिक गति, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं टकरा रहा है। और होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है एक दिशा में, जितने इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उतने ही लगभग उतने ही इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति करते रहते हैं, और एक पर्टिकुलर दिशा में इलेक्ट्रॉनों की गति नहीं हो पाती है। इसलिए जब तक हम इस पे कोई बैटरी या सेल नहीं जोड़ रहे हैं, नेट धारा शून्य होती है। अभी इसको चित्र के माध्यम से समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब इस पे बैटरी नहीं जुड़ी तो क्या होगा, देखिए। एक इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, इसका वेग un है, सपोज करो। एक इधर गति कर रहा है, u2 है। एक इधर को गति कर रहा है, u3, u4, u5। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की दिशा देखो, कोई कहीं गति कर रहा है, कोई कहीं गति कर रहा है। एक निश्चित दिशा नहीं, हर इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन है, यादृच्छिक गति।
अपनी इच्छा से गति कर रहे हैं। और हम पढ़ रहे थे कि धारा क्या होती है, एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या या आवेश की संख्या। अब देखो, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को गुजर रहे हैं, 3, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं, वहां तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं सपोज करो, और 3 इधर को गुजर रहे हैं, 3 की दिशा इधर, 3 की दिशा इधर, रैंडम है कोई इस तरीके से। एक तो पर्टिकुलर दिशा नहीं होगी, मैं केवल समझाने के लिए कह रहा हूं आपको, क्योंकि वो एक दिशा में नहीं होंगे, निश्चित दिशा में नहीं होंगे, कोई कहीं गति करेगा। ये देखो, कोई इधर को गति कर रहा है, कोई यहां गति कर रहा है, कोई यहां गति कर रहा है, ऐसा समझ लो। इसको ज्यादा अच्छा इससे समझिए, इस तरीके से। तो इस एकांक क्षेत्रफल से किसी एक नेट दिशा में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता ही नहीं चले कितने, 0 है लगभग। एक नेट दिशा में कोई यहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो इसलिए नेट धारा जो क्या होगी, 0 होगी। इसलिए जब तक हम इसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं जोड़ते हैं, तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ताप ऊर्जा के कारण क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन लगातार धन आयनों से टकराते हैं। तो टकराने के बाद एक दिशा में जाएंगे, फिर टकराएंगे, फिर दूसरी जगह में चले जाएंगे, फिर टकराएंगे, फिर इधर चले जाएंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक दिशा में गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या विपरीत दिशा में गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों की के बराबर हो जाती है, और नेट धारा क्या होती है, 0 होती है। इस समय इन इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है, औसत वेग, उसे कहते हैं ऊष्मीय वेग। ऊष्मीय वेग, ध्यान रखिए, जब तक आपके सामने एक तार रखा हुआ है और उस तार में कोई बैटरी नहीं जुड़ी हुई, क्या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं? जी कर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, लेकिन धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, क्योंकि एक नेट दिशा में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक नेट दिशा में इलेक्ट्रॉन कोई भी प्रवाहित नहीं हो रहे, कोई रैंडमली कहीं प्रवाहित हो रहा है, कहीं प्रवाहित हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, और ना ही हमको महसूस होती है, पता है आप। तो हमने कहा उस समय उन इलेक्ट्रॉनों का वेग जो होता है उन्हें कहते हैं ऊष्मीय वेग, और यह औसत ऊष्मीय वेग होता है 0। इसको नोट कर लीजिए आप। विद्युत धारा की, विद्युत क्षेत्र की, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन ताप ऊर्जा के कारण गति करते हैं। जो मैं कह रहा हूं आप नोट करते जाएंगे। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन ताप ऊर्जा के कारण गति करते हैं और लगातार धन आयनों से टकराते जाते हैं। इस कारण उनकी गति यादृच्छिक गति होती है, तथा किसी एक दिशा में गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या विपरीत दिशा में गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लगभग बराबर होती है। अतः नेट धारा 0 होती है, और उस समय इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को ऊष्मीय वेग कहते हैं। देखो, प्रत्येक उसका U1, U2, इस चित्र को जरूर बना दें आप। U3, U4, U5, U6, U7, U8, इस तरीके से अनगिनत इलेक्ट्रॉन होंगे। इन सब का जो औसत वेग होगा U बार, इसको कहेंगे थर्मल वेलोसिटी, ऊष्मीय वेग। ऊष्मीय वेग U1 प्लस U2 प्लस U3 सो ऑन UN बटे N, ये कितना होगा? 0। इसको ध्यान रखिए, जब आप ओम का नियम समझेंगे या आगे इस क्वेश्चन को समझेंगे, यहाँ पे ये फैक्टर काम आएगा। औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। अब देखिए दूसरी कंडीशन देखते हैं। जैसे ही हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, यानी कि उसको तार को हमने बैटरी से जोड़ दिया, तार को बैटरी से जोड़ दिया। इसको थोड़ा सा आप एक एग्जांपल से कोरिलेट करेंगे। आपके क्लास में घंटी बजती है, या अभी ये क्लास आपकी शुरू होने वाली थी, जब तक क्लास शुरू नहीं हुई आप सब वर्चुअल क्लास में बैठे हुए थे और स्क्रीन की ओर देख रहे थे। जब तक क्लास शुरू नहीं हुई, कोई इधर बात कर रहा होगा, कोई उधर बात कर रहा होगा, कोई इधर देख रहा होगा, कोई उधर देख रहा होगा। अगर मैं पूछूं कि भाई किसी एक बच्चे के सिर का डायरेक्शन, सब बच्चों के औसत सिर का डायरेक्शन किधर है, तो पता ही नहीं लगेगा। कोई दीवार पे देख रहा, कोई अपने दोस्त से बात कर रहा, कोई कहीं से बात कर रहा। लेकिन जैसे ही क्लास शुरू हुई, एक डायरेक्शन में आपने सबके सब देखने लगे स्क्रीन की ओर। ऐसा ही होता है तार में।
जब तक उसमें कोई बैटरी या नहीं जुड़ी हुई है तब तक इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा से किसी भी दिशा में गति करे। लेकिन जैसे ही उसमें बैटरी जोड़ते हैं, बैटरी से क्या होगा, इसके सिरों पे विभवांतर उत्पन्न होगा। विभवांतर से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और वो कैसे होता है, धन से ऋण की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही बाह्य वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र के कारण आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, और F बराबर QE। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में आवेश पे जो बल लगता है वो होता है F बराबर QE, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, E, तो F बराबर E इंटू E। चूंकि इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, माइनस E। माइनस दिखा रहा है दिशा को। अगर इस तरफ को वैद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में, तो इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। और आप इसके बाद आपको पता है बल की परिभाषा, आपको पता है बल वह कारक है जो त्वरण उत्पन्न करता है, एक्सीलरेशन उत्पन्न करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा वो बल की विपरीत दिशा, इस दिशा में बल लग रहा है तो ये एक्सीलरेट करेंगे ma, मतलब m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, a इलेक्ट्रॉन का त्वरण है, तो त्वरित हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाएंगे। तो यहां से हम देख सकते हैं FMA बराबर माइनस E इंटू E, या A बराबर हो जाएगा माइनस EE अपॉन M। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो गई, ये तो आगे भी हम समझेंगे इसको, लेकिन मेन चीज क्या समझनी है आपने, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, दोनों के कंपैरिजन करिए। अभी जब तक कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं था, इलेक्ट्रॉन रैंडमली गति कर रहे थे, कोई इधर गति कर रहा, कोई इधर गति कर रहा, कोई यहाँ गति। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वैद्युत बल लगेगा, वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन वैद्युत बल की विपरीत दिशा में एक निश्चित दिशा में गति करने लगेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे परिभाषित करते हैं कि एकांक क्षेत्रफल से इलेक्ट्रॉन गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित है। पता है हमको कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस क्षेत्रफल, यहाँ पे तो पता ही नहीं था, इसमें हमको पता ही नहीं लग रहा था, तो इसलिए नेट धारा शून्य थी। लेकिन जैसे ही हमने बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में एक सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं, और उस सूक्ष्म वेग को अब कहते हैं अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले क्या वेग था, जब तक बैटरी नहीं लगी थी, सेल नहीं लगा था, उस समय जो वेग था वो था ऊष्मीय वेग। ऊष्मीय वेग, इसको ध्यान रखो बेटा, इसलिए बार बार इसको जोड़ दे के बता रहा हूं। औसत ऊष्मीय वेग कितना था, 0, जब वैद्युत क्षेत्र नहीं है। जैसे ही बैटरी लगी, सेल लगा, तो अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अब हम कहते हैं अनुगमन वेग। यानी कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में औसत वेग को कहेंगे अनुगमन वेग, और बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ऊष्मीय वेग। औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है, U बार औसत ऊष्मीय वेग है 0, और अनुगमन वेग को कहते हैं VD, D फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमने आगे पढ़ा था, V फॉर वेलोसिटी होता है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं VD, अनुगमन वेग। ये औसत अनुगमन वेग। अब हमने इसको डिराइव करना है, औसत अनुगमन वेग क्या होगा, ये आगे की बात है, लेकिन फिलहाल हम समझ गए दो बातें। धात्विक चालकों में विद्युत धारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में तापीय ऊर्जा के कारण गति करते हैं, यादृच्छिक गति होती है, किसी एक दिशा में, पर्टिकुलर दिशा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो लगभग समान होती है, मतलब एक दिशा में जो गति करेंगे विपरीत दिशा में उतने ही इलेक्ट्रॉन गति करते हैं लगभग, तो इसलिए नेट धारा 0 होती है। औसत ऊष्मीय वेग 0। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा, और बल की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करने लगे। अब एक निश्चित दिशा में एक नियत सूक्ष्म वेग से ये गति करने लगते हैं,
इसीलिए इसको कहते हैं, उस नियत सूक्ष्म वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। तो आपने अनुगमन वेग समझ लिया और ऊष्मीय वेग को समझ लिया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे ओम के नियम की। बाकी डिटेल में आगे की क्लास में हम इसको समझेंगे। अभी डेरिवेशन काफी बड़ा है और इस समय इतना समय नहीं है, तो इसको हम और क्लासों में समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा ओम का नियम को समझिए, कॉन्सेप्ट का चीज है ओम का नियम, और वो अनुगमन वेग भी वहां पे काम आएगा आपका। देखो, इसको आप रोज एक्सपीरियंस करते हैं। सोचो कि आपके घर में एक नई नई टॉर्च है, उस पे फुल सेल लगे हुए, नए नए सेल लाए आपने और टॉर्च, तो क्या होता है, वो टॉर्च बहुत तेजी, मतलब बहुत ब्राइट जलती है, बहुत ज्यादा उजाला देगी। 10 दिन बाद फिर जलाओ उसको, मतलब जब आप यूज करते जा रहे हो तो थोड़ा सा कम उजाला देगी। फिर 10 दिन बाद जलाओ और कम डिम लाइट देगी। फिर 10 दिन बाद देखो तो बिल्कुल ही कम देगी, और फिर 10 दिन बाद देखोगे तो देगी नहीं उजाला। तो क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे समय में वोल्टेज कम होता जा रहा है, तो क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है तभी तो उजाला होता है, करंट फ्लो होता है तो उससे बल्ब जलता है। तो जैसे जैसे समय के साथ वोल्टेज कम होता जा रहा है, करंट भी कम हो। फिर से आपने क्या किया, नई बैटरी लगा दी, उसमें नया सेल लगा दिया। नया सेल लगाओगे फिर से ज्यादा उजाला होगा, यानी कि वोल्टेज बढ़ा है तो करंट भी बढ़ गया। तो एक वैज्ञानिक थे, उनका था सर जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने इसी प्रकार से चालकों में वोल्टेज और धारा के मध्य संबंध के लिए का अध्ययन किया चालकों में, और उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जा रहा है। अर्थात वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है आई के, V इज प्रोपोर्शनल टू आई। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम, उन्होंने अलग अलग ग्राफ भी खींचा अलग अलग धातुओं में, तो देखा ये वोल्टेज है और ये करंट है आई यहाँ, तो V और I का ग्राफ एक सीधी रेखा है। और आपको पता है, इक्वेशन आप गणित में पढ़ते हो, सीधी रेखा का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y बराबर mx। ये कक्षा 10 में आपने सरल रेखा का समीकरण पढ़ा होगा इससे। तो m क्या होती थी यहाँ पे, प्रवणता, ग्रेडियंट, और x एक्सिस पे जो आपका विस्तार है y पे। वैसे ही इसकी तुलना करें, v इज प्रोपोर्शनल टू i के, और क्योंकि एक सीधी रेखा मिल रही है तो यहाँ पे v बराबर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट r हो जाएगा, v बराबर r इंटू आई। ये r बिल्कुल उसी की तरह है जैसे m। तो हम कहेंगे कि इसका ग्रेडियंट r बराबर हो जाएगा v अपॉन आई। इस R को कहते हैं प्रतिरोध, और ये भी एक कांस्टेंट राशि, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आर आई। तो यही है ओम का नियम। तो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ताप थोड़ा नोट करते जाइए। यदि किसी चालक, बार बार कह रहा हूं चालक, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आप नोट कर रहे होंगे आशा, इसीलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और अनुक्रमानुपाती यहाँ पे हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। अनुक्रमानुपाती जब हमने यहाँ पे बराबर लगाया, v इज प्रोपोर्शनल टू i था, और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा करके यहाँ पे अनुक्रमानुपाती नियतांक r यूज किया। इसी r को कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा, देखो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो V वोल्टेज का मात्रक वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम, क्योंकि जॉर्ज साइमन ओम ने इसके विषय में अध्ययन किया था, तो इसलिए ओम प्रतिरोध का मात्रक है।
तो बच्चों आज हमने जो पढ़ा थोड़ा सा उसको समाप्त कर देते हैं। सबसे पहले हमने देखा चालकों में विद्युत धारा। याद कीजिए क्या कहा था, चालकों में दो स्थिति, क्योंकि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दो स्थिति हमने देखी थी कि जब चालक में कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुपस्थिति में जब नहीं है, तब क्या होता था, उसमें वेग से गति कर रहे हैं, नेट किसी एक पर्टिकुलर दिशा में इलेक्ट्रॉन का वेग शून्य है, इसलिए औसत उसमें वेग 0 हो जाता था। इसलिए हम जो तार सामने से रखा हुआ है उसमें बिना बैटरी सेल के कोई धारा प्रवाहित होती नहीं। जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं, बैटरी या सेल लगाते हैं, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक नियत सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं। अब हम इसके वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। और उसके बाद हमने अनुगमन वेग और अपवहन वेग को हमने Vd से प्रदर्शित किया था, D फॉर ड्रिफ्ट वेग। और लास्ट में हमने समझा था ओम का नियम। ओम का नियम V इज प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी, एक सीधी रेखा है, y इज इक्वल टू mx से इसकी तुलना करेंगे तो V इज इक्वल टू RI होता है। वैसे ही यहाँ पे V वोल्टेज, I करंट और R ग्रेडियंट, इस रेखा का जो स्लोप है वही हमको बताता है कितना प्रतिरोध। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी आज की क्लास में। आशा है कि आपकी समझ में कुछ आया होगा। तो बच्चों, आशा है कि आपने आज जो हमने पढ़ाया कक्षा 12 की क्लास में चालकों में विद्युत धारा, अनुगमन वेग या अपवहन वेग और ओम का नियम, इसे आपने नोट भी किया होगा। घर में जाकर आपको उसको रिवीजन भी करें, और अगली क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे और अनुगमन वेग का डेरिवेशन और ओम के नियम के संकल्पना को और अच्छे तरीके से समझेंगे। थैंक यू बच्चों।